नमस्कार दोस्तों, रॉयल मैथ्स एजुकेशन क्लासेस में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। मैं राजीव कुमार आपके लिए लेके आया हूँ हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण में संधि, वर्णमाला, सर्वनाम ये सब पढ़ा दिए गए हैं। अगर आप लोगों को इनके वीडियो देखने हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से उन्हें वॉच कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और अपने मित्रों से कहें ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। आज देखेंगे टॉपिक जो है क्रिया। इसमें विशेषण जो टॉपिक था वह समाप्त हो चुका है। आज देखेंगे क्रिया। क्रिया किसे कहते हैं, कितने प्रकार की होती है, कितने वर्गों में विभाजित कर सकते हैं, इसके बारे में सब कुछ जानकारी मिलेगी। तो हेडिंग डालेंगे क्रिया। क्रिया किसे कहते हैं, क्रिया किसे कहते हैं। हेडिंग रहेगी क्रिया। क्रिया की परिभाषा लिखेंगे। हेडिंग रहेगी क्रिया। क्रिया की परिभाषा। जैसे कि इस टॉपिक को शुरू करने से पहले हम समझाना चाहेंगे, जैसे कि बताया था कि विकारी शब्द चार प्रकार के होते हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण टॉपिक समाप्त हो चुके हैं। आज से टॉपिक चला रहे हैं क्रिया। क्रिया किसे कहेंगे, क्रिया किसे कहेंगे। तो जो मूल भाषा होती है हमारी संस्कृत, मूल भाषा वैसे संस्कृत ही है या हिंदी की जननी संस्कृत को कहा जाता है। तो मूल भाषा की जो धातुएं होती हैं, मूल भाषा की धातु को भी क्रिया कहते हैं। लेकिन अगर हिंदी की क्रिया की बात करें तो जो संस्कृत यानी मूल भाषा की जो धातु होती है उनमें न प्रत्यय लगा के जोड़ दिया जाए तो जो शब्द बनेगा उसे हम क्रिया कहते हैं। जैसे परिभाषा लिख सकते हैं, मूल भाषा यानी कौन सी, संस्कृत। मूल भाषा संस्कृत की धातुओं में ना प्रत्यय जोड़ दिया जाता है। ना प्रत्यय जोड़कर जो शब्द बनेगा वह क्रिया कहलाती है। मूल भाषा यानी संस्कृत की जो धातुएं होती हैं, मूल भाषा की धातुओं में न प्रत्यय जोड़ दिया जाता है। न प्रत्यय जोड़कर जो शब्द बनता है, शब्द की उत्पत्ति होती है, उसे हम क्रिया कहते हैं। जैसे मूल भाषा है पढ़, मूल भाषा की धातु है पठ धातु। अगर इसमें ना प्रत्यय जोड़ दें तो ये हो जाएगा पढ़ना। या हम कह दें एक धातु है लिख, इसमें अगर हम ना प्रत्यय जोड़ दें तो ये हो जाएगा लिखना। या हम कह दें मूल भाषा की धातु है चल, इसमें ना प्रत्यय जोड़ दिया जाए तो ये हो जाएगा चलना। बैठना, दौड़ना, भागना, सोना, रोना, ये सब जो होते हैं उन्हें हम क्रिया कहते हैं। अब इनके भेद देखेंगे, क्रिया के भेद। अगली हेडिंग रहेगी क्रिया के भेद। तो क्रिया के भेद जो होते हैं वह तीन प्रकार के होते हैं। आज मैं पहले प्रकार की चर्चा करूंगा, जैसे कर्म के आधार पर या आ नंबर लिख सकते हैं। कर्म के आधार पर क्रिया के भेद दो प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले हमने आपको बताया क्रिया किसे कहते हैं। मूल भाषा की जो धातुएं होती हैं
उनमें ना प्रत्यय जोड़कर जो शब्द बनता है उसे हम क्रिया कहते हैं। और क्रिया के भेद 3 प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार हमने दर्शा दिया कर्म के आधार पर। ये भेद जो 3 हैं हम हर एक वीडियो में लेके आएंगे, आप लोग परेशान ना हों। तो कर्म के आधार पर, कर्म के आधार पर हम कह सकते हैं क्रिया 2 प्रकार की होती है। कह सकते हैं कर्म के आधार पर, कर्म के आधार पर क्रिया 2 प्रकार की होती है। 2 प्रकार की होती है। कर्म के आधार पर क्रिया 2 प्रकार की होती है। नंबर एक अकर्मक क्रिया, अकर्मक। नंबर 2 सकर्मक क्रिया। नंबर 1 अकर्मक क्रिया, नंबर 2 सकर्मक क्रिया। अब ये जो शब्द हैं अकर्मक और सकर्मक, अकर्मक और सकर्मक, सकर्मक, इन शब्दों को देखेंगे तो इसमें ए लिखा हुआ है, कर्म लिखा हुआ है, इसमें से लिखा हुआ है और कर्म लिखा हुआ है। कर्म का मतलब कर्म, ए का मतलब होता है, ए का मतलब होता है नहीं। ये पहले भी बताया है कि किसी शब्द के पहले उपसर्ग के रूप में अगर ए लिखा हो तो उसका मतलब नहीं होता है। तो नहीं क्या, कर्म नहीं होगा, कर्म नहीं होगा। और से का मतलब होता है सहित या साथ में, सहित या हम कह लें साथ में। क्या साथ में, कर्म के सहित होगी या कर्म के साथ होगी। यानी जो क्रिया कर्म सहित होगी उसे हम सकर्मक क्रिया कहेंगे, और जो क्रिया कर्म रहित होगी उसे हम कहेंगे अकर्मक क्रिया। तो पहली हेडिंग रहेगी अकर्मक क्रिया। पहली हेडिंग डालेंगे हम अकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। नंबर 1 हेडिंग रहेगी अकर्मक क्रिया। हम इसकी परिभाषा लिख सकते हैं, जिस शब्द में या हम कह लें जिस वाक्य में कर्म नहीं होता है उसे हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। जिस शब्द में या जिस वाक्य में कर्म नहीं होता है उसे हम कहते हैं अकर्मक क्रिया। हम हेडिंग लिख सकते हैं जिस वाक्य में कर्म नहीं होता है उसे हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। या हम कह लें जो वाक्य कर्म रहित होता है, जो वाक्य कर्म रहित होता है उसे हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे कि फॉर्मूला साधारणतया होता है कि कर्ता प्लस कर्म प्लस क्रिया। कोई भी वाक्य बनाओ तो ये 3 होते हैं। अगर हम कह लें कि कर्ता होगा और क्रिया होगी, कर्म नहीं होगा, कर्ता पाया जाए, क्रिया पाया जाए और कर्म ना पाया जाए तो उसे कहेंगे अकर्मक क्रिया, अब कर्ता और जो कर्म होता है या तो वह संज्ञा होगा या फिर सर्वनाम होगा। कर्ता और कर्म
या तो संज्ञा होगा या सर्वनाम होगा। अगर वाक्य में क्रिया देह है और करता है कर्म नहीं है, करता है कर्म नहीं है, तो उसे कहेंगे अकर्मक क्रिया, उसे कहेंगे अकर्मक क्रिया। अगर वाक्य में कर्ता क्रिया के साथ अगर कर्म भी है तो उसे कहेंगे सकर्मक क्रिया। इसका एक दो उदाहरण लिख सकते हैं, उदाहरण लिख सकते हैं, उदाहरण लिख सकते हैं। आकाश में, आकाश में पक्षी उड़ रहे हैं, आकाश में पक्षी उड़ रहे हैं। ये जो वाक्य है ये अकर्मक क्रिया का वाक्य है, आकाश में पक्षी उड़ रहे हैं। हम कुछ शब्द आप लोगों को बताना चाहते हैं कि कौन कौन सी क्रिया शब्द जो होते हैं वो अकर्मक होते हैं और कौन कौन से शब्द जो होते हैं क्रिया वाले वो सकर्मक क्रिया के होते हैं। या एक और उदाहरण लिख दें, पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं। अब यहाँ पर उड़ना जो है क्रिया है और जो गिरना है ये भी क्रिया है। लेकिन यहाँ जो वाक्य बना हुआ है ये आकाश जो लिखा हुआ है ये करता है और पेड़ जो लिखा हुआ है ये भी करता है, पेड़ भी करता है और आकाश भी करता है। उड़ना और गिरना क्रिया है, लेकिन अगर हम कह दें कि पक्षी जो है पक्षी कर्म नहीं है, यहाँ उड़ क्या रहा है, हम अगर वाक्य को पहचानने का तरीका देखें तो क्या क्या शब्द से प्रेजेंट करेंगे, क्या शब्द से देखेंगे कि क्या उड़ रहा है, पक्षी उड़ रहे हैं, तो क्या पक्षी कर्म है? क्या उड़ रहा है, पक्षी उड़ रहे हैं, पक्षी उड़ रहे हैं लेकिन पक्षी कर्म नहीं है, पक्षी तो करता है, पक्षी करता है, पक्षी करता है, पक्षी भी करता है और आकाश करता नहीं है, आकाश नहीं है, क्योंकि कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान अपादान से अलग। तो आकाश में पक्षी उड़ रहे हैं और पत्ते गिर रहे हैं, क्या गिर रहे हैं, पत्ते, तो पत्ते तो हो गया अपादान कारक, अपादान कारक, अपादान कारक जो पत्ते हैं वह अपादान कारक हैं। गिरना है क्रिया है, पेड़ है करता है, कर्म कहाँ है, पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं इसमें कर्म नहीं है, तो पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं ये अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। आकाश में पक्षी उड़ रहे हैं, यहाँ पक्षी करता है, उड़ना क्रिया है, कर्म नहीं है। या हम कह लें अकर्मक क्रिया के एक दो हम क्रियाएं बताएंगे कि वो क्रिया जो होती हैं वह सदैव अकर्मक होती हैं। आप लोग पहचानने के लिए लिख सकते हैं। या हम लिख सकते हैं, ये तो इसकी परिभाषा हो गई जिस वाक्य में कर्म नहीं होता है। या हम कह लें क्रिया का प्रभाव, क्रिया का प्रभाव सदैव कर्ता पर पड़ता है, कर्ता पर पड़ता है। या अगला पॉइंट कह लें क्रिया कर्म रहित होती है, क्रिया कर्म रहित होती है या कर्म नहीं होता है।
जैसे एक दो शब्द हैं, जैसे जैसे जो क्रिया होंगे, जैसे उड़ना, सोना, उड़ना, सोना, उड़ना, सोना, चलना, चलना, नहाना, रोना, उठना, बैठना, मरना। इस प्रकार के जो कि क्रियाएं होती हैं, इस प्रकार की क्रियाएं होती हैं, जैसे उड़ना, सोना, चलना, नहाना, रोना, उठना, बैठना, मरना। इस प्रकार की जो कि क्रियाएं होती हैं वो सदैव अकर्मक क्रिया होती हैं, क्योंकि क्रिया का मतलब ही होता है कार्य करना। क्रिया का मतलब होता है कार्य करना। रवि सुबह उठा, या रवि उठ गया है, रवि उठ गया है, तो उठना कोई कार्य थोड़ी ना है, उठना कोई कार्य नहीं है। या रवि चल रहा है, रवि करता है, लेकिन चलना कोई कार्य थोड़ी ना है, चल तो हम आसानी से सकते हैं। जिस क्रिया से कार्य किया जा रहा है उसमें अगर कार्य समझ में आ रहा है उसी को हम क्रिया कहेंगे। सोना भी क्रिया नहीं है, आदमी साधारण सोते हैं, क्रिया थोड़ी ना है। तो ये अकर्मक क्रिया है, इसमें कोई कर्म नहीं हो रहा है, इसमें कोई कर्म नहीं हो रहा है, इसमें कर्म नहीं होगा। उड़ना, सोना, चलना, नहाना, रोना, उठना, बैठना, मरना, ये इसमें कर्म नहीं पाया जाता है, हमेशा कर्म नहीं पाया जाता है। ये शब्द आप लोग ध्यान रखें, ये नोट कर लें। अगली क्रिया देखेंगे, अगली क्रिया देखेंगे, अगली क्रिया देखेंगे सकर्मक क्रिया नंबर 2। सकर्मक क्रिया, इसकी परिभाषा लिखेंगे, जिस वाक्य में कर्म, जिस वाक्य में कर्म के साथ क्रिया भी होती है, जिस वाक्य में कर्म के साथ क्रिया भी पाई, या हम कह लें क्रिया के साथ, जिस वाक्य में क्रिया के साथ कर्म भी पाया जाता है, उसे हम, जिस वाक्य में क्रिया के साथ कर्म भी पाया जाता है उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं, सकर्मक क्रिया कहते हैं। या हम कह लें क्रिया का प्रभाव, क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है, क्रिया का प्रभाव जो है वह कर्म पर पड़ता है। या हम कह लें कर्म सहित क्रिया पाई जाती है, कर्म सहित क्रिया पाई जाती है। जिस वाक्य में क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है या क्रिया के साथ कर्म भी पाया जाता है उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। या हम कह लें क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है, क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं, या कर्म सहित क्रिया पाई जाती है। अब हम कह लें ये दो प्रकार की क्रिया होती है, दो प्रकार की क्रिया होती है, जैसे नंबर 1 एक कर्मक क्रिया, एक कर्मक क्रिया, और सेकंड कह लें हम, सेकंड कह लें द्विकर्मक क्रिया,
द्विकर्मक क्रिया। नंबर एक, एक कर्मक क्रिया। नंबर दो, द्विकर्मक क्रिया या हम कह लें बहुकर्मक क्रिया। बहुकर्मक क्रिया। बहुकर्मक क्रिया। नंबर एक कर्मक क्रिया। नंबर दो, द्विकर्मक या बहुकर्मक क्रिया। अब द्विकर्मक और बहुकर्मक क्रिया का मतलब क्या है? जो संस्कृत यानी मूल भाषा है उसमें एक वचन, द्विवचन और बहुवचन होते हैं, जबकि हिंदी में एक वचन और बहुवचन होते हैं। तो द्विवचन नहीं होता, द्वि से सीधा बहु बना दिया। द्वि जो शब्द है वह मूल भाषा का शब्द है, इसलिए द्वि को ही बहुवचन कहते हैं या बहुकर्मक क्रिया भी कहेंगे द्विकर्मक क्रिया को। अब एक कर्मक क्रिया का मतलब ये है जिस वाक्य में कर्म एक होता है उसे एक कर्मक क्रिया कहते हैं, और जिस वाक्य में कर्म दो या दो से अधिक पाए जाते हैं उन्हें द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। उन्हें द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। अब कौन कौन सी क्रियाएं होती हैं जो कि सकर्मक क्रिया होंगी? जैसे जैसे लिखना, खाना। जैसे लिखना, खाना, पढ़ना, 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 पीना। सॉरी गाइस, फिर से कंटिन्यू करेंगे। जैसे लिखना, खाना, पढ़ना, पीना, देखना। तो इस प्रकार की जो क्रियाएं होती हैं वो सदैव सकर्मक क्रिया होती हैं, सदैव सकर्मक क्रिया होती हैं। अब इसमें कौन सी एक कर्मक क्रिया का वाक्य होगा, कौन सी द्विकर्मक क्रिया का वाक्य होगा? जैसे जैसे हम कह लें जैसे हम कह लें एक कर्मक का, जैसे राम राम पढ़ रहा है, राम पढ़ रहा है। रवि रवि लिख रहा है। या हम कह दें, ऐसे कह दें, रवि रवि पुस्तक पढ़ रहा है। रवि पुस्तक पढ़ रहा है। अब यहाँ पर देखेंगे कर्ता कौन है। यहाँ पर कर्ता प्लस कर्म प्लस क्रिया, ये तीनों पाए जाते हैं। कर्ता तो हो गया रवि, कर्म हो गया पुस्तक, क्या पढ़ रहा है? पुस्तक पढ़ रहा है। क्रिया हो गई पढ़ना। यहाँ ये हो गया कर्ता, पुस्तक यानी कर्म, और पढ़ना यानी क्रिया। रवि पुस्तक पढ़ रहा है। रवि पुस्तक पढ़ रहा है। तो इस प्रकार का जो वाक्य होगा वह एक कर्मक क्रिया का सकर्मक क्रिया का वाक्य होगा। एक कर्मक क्रिया होगी क्योंकि एक कर्म है, और सकर्मक क्रिया होगी क्योंकि कर्म सहित है ये। तो रवि पुस्तक पढ़ रहा है या मोहन क्रिकेट खेल रहा है। मोहन क्रिकेट खेल रहा है। मोहन क्रिकेट खेल रहा है। तो क्रिकेट कर्म है, खेलना क्रिया है। इस प्रकार का जो वाक्य होगा वह होगा सकर्मक क्रिया का एक कर्मक क्रिया का उदाहरण। सकर्मक क्रिया में एक कर्मक क्रिया का उदाहरण। आप लोग नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें।
अब देखेंगे द्विकर्मक क्रिया के उदाहरण। द्विकर्मक क्रिया के उदाहरण, जैसे एक कर्मक क्रिया का उदाहरण होगा अध्यापक ने छात्रों को पढ़ाया। यहाँ अध्यापक कर्म करता है, छात्र जो है वह कर्म है, पढ़ाया यानी पढ़ाना क्रिया कर रहा है। तो कर्ता ने, अध्यापक ने कर्म को, छात्रों को पढ़ाया, तो इसमें शुद्ध दिखाई दे रहा है कि सकर्मक क्रिया है, क्योंकि छात्रों को किसे पढ़ाया, किसे शब्द जो है किसे, उससे भी हम क्रिया का पता कर सकते हैं। किसे पढ़ाया, तो छात्रों को पढ़ाया। ठीक है, किसे पढ़ाया, तो छात्रों को पढ़ाया। अध्यापक ने छात्रों को पढ़ाया। या एक और वाक्य सबसे अच्छा है, एक और सबसे अच्छा वाक्य है, जैसे अध्यापक ने गणित पढ़ाया, या अध्यापक ने गणित पढ़ाया। अध्यापक ने क्या पढ़ाया, गणित पढ़ाया। तो गणित जो है, गणित है वह कर्म है, पढ़ाना क्रिया है। अध्यापक ने क्या पढ़ाया, गणित पढ़ाया। या तो क्या शब्द का प्रयोग करेंगे तब भी वाक्य पता चल जाएगा कि सकर्मक है या अकर्मक है। किसे पढ़ाया, उससे भी पता चलेगा। तो पहले में अध्यापक ने छात्रों को पढ़ाया, किसे पढ़ाया, छात्रों को। अब इन दोनों को मिला करके हम एक नया वाक्य बनाएंगे, वह होगा द्विकर्मक क्रिया का उदाहरण। जैसे अध्यापक ने छात्रों को गणित पढ़ाया। अध्यापक ने छात्रों को गणित पढ़ाया। अब यहाँ पर दो कर्म दिखाई दे रहे हैं, इसलिए जो यह वाक्य है वह द्विकर्मक या बहुकर्मक क्रिया का वाक्य है और यह सकर्मक क्रिया का है। जैसे अध्यापक तो हो गया कर्ता, इसमें छात्र हो गए कर्म, और क्या पढ़ाया, गणित पढ़ाया, ये भी कर्म है। तो इसमें शुद्ध दिखाई दे रहा है कि अध्यापक ने छात्रों को गणित पढ़ाया। या हम कह लें रवि ने मित्रों को ग्रंथ लिखाया। रवि ने मित्रों को ग्रंथ लिखाया। इसमें मित्र भी कर्म है और ग्रंथ भी कर्म है। क्या लिखाया, ग्रंथ लिखाया। किसे लिखाया, मित्रों को लिखाया। आप लोग नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। और या हम कह लें जो सदैव भूतकाल के वाक्य होते हैं वह सकर्मक क्रिया के वाक्य माने जाएंगे। या हम कह लें सदैव भूतकाल के वाक्य सकर्मक क्रिया के वाक्य होते हैं। सदैव भूतकाल के वाक्य सकर्मक क्रिया के वाक्य होते हैं। सदैव भूतकाल के वाक्य सकर्मक क्रिया के वाक्य होते हैं। आप लोग नोट कर लें या स्क्रीनशॉट दे दें। तो मित्रों, आज मैंने बताया क्रिया के बारे में। क्रिया किसे कहते हैं, जो मूल भाषा की
धातुएं होती हैं उनमें ना प्रत्यय जोड़ दिया जाए तो उन्हें कहते हैं क्रिया। क्रिया दो प्रकार की बताई हैं, सकर्मक और अकर्मक क्रिया। ये कर्म के आधार पर क्रिया के भेद बताए हैं। सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया, जिसमें कर्म होता है उसे अकर्मक क्रिया सकर्मक क्रिया कहते हैं, जिसमें कर्म नहीं होता है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। सकर्मक क्रिया भी दो प्रकार की होती है। एक कर्मक क्रिया, जिस वाक्य में एक कर्म पाया जाता है उसे अकर्मक क्रिया कहेंगे। जिस वाक्य में दो कर्म पाए जाते हैं उसे द्विकर्मक क्रिया कहेंगे। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। इनकी पहचानने की जो ट्रिक है या पहचानने का तरीका है अगले वीडियो में साझा करूंगा आप लोगों से, कि कैसे पहचानते हैं कि ये सकर्मक क्रिया का उदाहरण होगा, कैसे पहचानेंगे कि ये अकर्मक क्रिया का उदाहरण होगा। तो आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, लाइक कर दें और सब्सक्राइब भी कर दें। नमस्कार।